लिटिगेशन यानी कि याचिका। याचिका किसके द्वारा दायर की जाती है? सारे लोग लिखे थर्ड पर्सन के द्वारा। हम सब करके बताओ, मेरी बात क्लियर है इसमें? ना तो मतलब मैं किसी चीज़ के लिए पीड़ित हूँ तो जरूरी नहीं है कि मैं ही हूँ या मेरा कोई क्लोज रिलेटिव हो, वो थर्ड पर्सन भी कोई कह सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में इसको जाया गया तो पीएन भगवती ने इसको एक्सेप्ट किया, इसीलिए इनको बोलते हैं पीआईएल के जनक, फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कब कहलाएगी, लोकहितवाद कब कहलाएगा? जब किसी एक व्यक्ति का हित नहीं जुड़ा हुआ हो, लोक अर्थात जनता का हित उसमें जुड़ा हुआ हो। क्योंकि यहाँ पर हित कितने लोगों का जुड़ा हुआ है? 40,000। यानी कि एक ग्रुप के हित जुड़े हुए हैं, उसके लिए कोई थर्ड पर्सन कोर्ट में जाकर के लिटिगेशन दायर कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है, और इसी याचिका को जनहित याचिका कहते हैं। जैसे बंधुआ मजदूरी, किसी ने देखा कि इस देश में बंधुआ मजदूरों की ये हाल है, तो बंधुआ मजदूरी के लिए किसी ने बोल दिया। या किसी ने देखा कि भाई यहाँ पर तो इतने लोगों का शोषण हो रहा है, महिलाओं का इन फैक्ट्रियों में शोषण हो रहा है, थर्ड पर्सन गया, उसने कोर्ट में बोला, कोर्ट ने उसको देखा कि हाँ यार ये तो जनता के हित से संबंधित है, उस पर कोई डिसीजन दे दिया। गुरुदेव क्लास आज 4 बजे तक कर देना, नहीं तो मम्मी खेत में ले जाएंगी। ये सही है, बहुत बढ़िया। बात क्लियर है? इस बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पीआईएल के जनक कौन है, ये सारी बातें हमारी क्लियर हो गई। बस छोटे छोटे हमारे टर्म्स बचे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो आप जानते भी होंगे। बताना सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे? बस 5 मिनट और लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पहले पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे भारत के? तो नाम बताएं उनका। फिर आप मुझे बताओ सुप्रीम कोर्ट के दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? दूसरे सीजेआई कौन थे? तीसरी चीज आप मुझे बताओ, सुप्रीम कोर्ट के सबसे लंबे कार्यकाल के लिए, सबसे लंबा कार्यकाल, लॉन्गेस्ट टेन्योर, लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका रहा है? फिर आप मुझे बताओ सुप्रीम कोर्ट के सबसे कम कार्यकाल के लिए कौन, सबसे कम यानी कि जो शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा, वो कौन हमारे आपका, कौन थे हमारे आपका जज? या मुझे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश तो कोई बनी नहीं, सॉरी, पहली पहली महिला जज, पहली महिला न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश तो आज तक कोई महिला नहीं बनी है ना? एक बनेंगी भविष्य में, उनके चांसेस हैं, अगर प्रधानमंत्री जी उनसे नाराज नहीं हुए तो। हालांकि आपको पता ही है, कल को कोई संशोधन हो जाए और प्रधानमंत्री जी नाराज हो जाए, मैं वो घटना आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो पहले सीजीआई कौन है? ये आपका हरिलाल जे कानिया थे, एच जे कानिया। मुंबई हाई कोर्ट से आए थे। कहाँ से? मुंबई हाई कोर्ट से, मुंबई हाई कोर्ट से। दूसरे थे आपका शास्त्री जी, दूसरे सीजीआई आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? एमपी शास्त्री थे, एमपी शास्त्री। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हरिलाल जे कानिया कब बने थे आपका? तो ये 1950 में बने थे, तो ये 1950 से लेकर के और 51 तक ही रहे थे, ठीक है। और सीजीआई शास्त्री जी ये दूसरे थे, तो 1951 से लेकर के ये 54 तक रहे थे, 54 तक। सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो वाई.वी. चंद्रचूड़ का है, वाई.वी. चंद्रचूड़। ये 1978 से लेकर के 1978 से लेकर के 1985 तक रहे थे, ठीक है। देख रहे हो कितना लंबा कार्यकाल है? इसको बोलते हैं 2696 दिनों का, 2696 या 2686, देखना ये, ठीक है। कोई एक कार्यकाल है उसमें इतने दिनों तक रहे थे। सबसे कम जो कार्यकाल रहा था वो था आपका के एन का। किसका? के एन सिंह, कमल नारायण सिंह, कमल नारायण सिंह सबसे कम समय के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। ये रहे थे 1991 में, और ये रहे थे सिर्फ 17 दिन के लिए, 17 दिन के लिए। पहली महिला न्यायाधीश रही आपकी फातिमा बीबी, फातिमा बीबी। देखो 1950 से हमारा सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन 1950 के लगभग 40 वर्षों के बाद में 1989 में, ठीक है, 1989 में ये बनी थी आपका। यानी 40 सालों के बाद में ऐसा हुआ था कि कोई महिला न्यायाधीश बन पाई थी, महिला न्यायाधीश बन पाई थी। वर्तमान में आपसे पूछे दूसरी महिला न्यायाधीश कौन थी, ये भी बन सकता है ना क्वेश्चन, जैसे दूसरे सीजीआई से बन सकता है। दूसरी महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दूसरी महिला न्यायाधीश थी आपकी सुजाता मनोहर, सुजाता मनोहर, सुजाता मनोहर थी, ठीक है। अब तक मैं आपसे पूछूं कुल कितनी महिला न्यायाधीश रह चुकी हैं, तो कुल आपका अब तक 11 रह चुकी हैं। कितनी रह चुकी हैं? बोलो फटाफट से सारे लोग, कितनी महिला रह चुकी हैं? वर्तमान में कौन कौन महिला हैं? वर्तमान में महिला न्यायाधीश कौन कौन है?
वर्तमान में महिला न्यायाधीश हैं आपकी बेला त्रिवेदी, बेला त्रिवेदी हैं, और साथ में दूसरी हैं आपका BV नागरत्ना। इन्हीं के चांसेस हैं कि क्योंकि देखो ये तो रिटायर हो जाएंगे अगले ही वर्ष 2025 में बेला त्रिवेदी तो, लेकिन नागरत्ना का जो कार्यकाल है वो 2027 तक का है, और उस टाइम पे ये सबसे सीनियर भी हो जाएंगे, और ये प्रावधान भी है कि जो सबसे सीनियर होगी उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान में ये है, अभी रिसेंट का ये है, अभी आज कल परसों 2 4 10 5 दिन पहले कोई और बनी होंगी। भैया लीला सेठ कौन थी? लीला सेठ साथी किसी उच्च न्यायालय में पहली महिला थी। ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश में बनी थी लीला सेठ। ठीक है, आपका हिमाचल प्रदेश की थी, दिल्ली हाई कोर्ट में भी वो रही थी आपका। बहुत बढ़िया। कलकत्ता हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं बुद्धू। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो रिसेंट में कोई भी बनेंगी वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लोगे। मुझे बताओ वर्तमान में 51वें जो CJI हैं वो कौन है? 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? वो हैं हमारे संजीव खन्ना, संजीव खन्ना, संजीव खन्ना। रिसेंट में कोई भी नाम इसमें आएगा घटेगा, जैसे 51वें चेंज हो जाएंगे, करंट अफेयर्स का आप देखते रहेंगे, कोई भी चेंज होंगे तो उनको आप लिख लेंगे। ओके, क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट से, 5 मिनट में सारे क्वेश्चन करके बताने हैं आपको। याद हुई आज की चीज़ों को हमने बहुत धैर्य से बहुत धीरे से पढ़ा है, मेरे हिसाब से आपके माइंड में रहेंगी, एक बार रिवाइज करेंगे, चीज़ों को भूलना नहीं। चाहे आपका 126 का आपका कार्यकारी हो, चाहे आपको 127 का आपका क्या हो, 127 में हमने आपको बताया था तदर्थ को। ठीक है, 129 में हमने बताया आपको किसको, अभिलेख न्यायालय होगा, अभिलेख न्यायालय का मतलब दंडित कर सकता है, या आपका अन्य बातों की बात करें कि उसके डिसीजन अन्य सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के लिए मान्य होंगे, या फिर हम बात करें आपका 130 में सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है वो दिल्ली में होगी। 32 33 34 मैंने बताया कि अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है, पहले तो होंगे आपका किसके मामले में होंगे, पहले होंगे संवैधानिक मामलों में, दूसरे दीवानी मामलों में, तीसरे आपके आपराधिक मामलों में होंगे, है ना। 100 फिर हमने किस में बात की थी, 136 में स्वयं सुनवाई कर सकता है वो किसी चीज़ की। ठीक है, 138 में मूल क्षेत्राधिकार का विस्तार हमने आपको बताया था। 142 में भी हमने कहा था कि वही वो कोई भी फैसला सुना सकता है। ठीक है, 129 में भी वही बात थी। ये सारी चीज़ें इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आपको पता होने चाहिए, मेजर मेजर बताएंगे। 126 किसके बारे में बताता है? तो भारत में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताता है। ओके, आगे चलेंगे, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आए। अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अधिकार से संबंधित है। अपील के विशेष अधिकार, तो क्या बताया? 301 की तो बात ही नहीं, यहाँ तो आप आराम से कर सकते हो इस बात को। क्या बोलोगे? 136 में, 136 में किसको बताता है? अपीलीय विशेषाधिकार को बताता है। निम्नलिखित में से कौन, अपीलीय विशेष अधिकार का मतलब वो स्वयं उसके विशेष अधिकार है कि अपने पास किसी भी अपील को वो खुद ही सुनवाई कर सकता है। कौन सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान करता है? सुप्रीम कोर्ट को जो साथी सत्तियां दी जाएंगी उसका जो विस्तार होगा वो किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा होता है, संसद के द्वारा होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारत में सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों की घोषणा करता है। जो सहायक शक्तियों की घोषणा, ये तो हमने आपको नहीं बताया अभी। सहायक शक्तियां देखो, इसको यहाँ पे नोट करना, कहाँ पे, यहाँ पे मुझे बताना चाहिए था आपको, ये तो नोट करना। देखो MCQ का ये भी फायदा होगा, नहीं तो हमसे एक फैक्ट छुट जाता। इसको नोट करना आप कहाँ पर, 140 140 140, जहाँ पर हमने बात की थी आपसे कि उसके मूल क्षेत्राधिकार का विस्तार होगा संसद के द्वारा। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका, इसको नोट करना अपने नोट्स में। वापस मैं आपको बताता हूँ अभी बोल करके क्या क्वेश्चन है आपका, तो नोट ऐसे करना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों की घोषणा करता है। ये किस में करता है? 140 में करता है। हालांकि इसको आप देख लेते, वैसे भी क्वेश्चन तो बन ही जाता कि भाई आपका कहाँ से शुरू होता है। 124 से 147 मैंने बताया था। ठीक है, तो कोई और अर्थ बनता भी नहीं है, तो 140 इस तरह का क्वेश्चन दिया, तो सहायक शक्तियों की घोषणा 140 में हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से इस्तीफा किसको लिख करके दे सकते हैं? किसको लिख कर देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ओके, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तो साइंस की क्लास कब से चलेगी? साइंस चलेगी जब स्टैटिक शुरू करूंगा मैं। जब मैं स्टैटिक शुरू करूंगा तो न्यायाधीश किस में है साथी? आपका बोलो भी फटाफट से। तदर्थ न्यायाधीश 127 में है। ठीक है, बताओ जी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभी आया CPO 2024 में, अभी साथी 6 महीने पहले जो CPO का एग्जाम हुआ। ये क्वेश्चन तो सबकी तरफ से ठीक चाहिए मुझे। ये हुई ना बात, देखो SSC अब स्टेटमेंट के क्वेश्चन देती है, अब जनरल क्वेश्चन नहीं पूछती है।
जनरल भी पूछेगा, स्टेटमेंट के भी पूछेगा। मेंस में देखा सीजीएल में इस बार। मूल क्षेत्राधिकार भारत सरकार, एक या अधिक राज्यों अथवा भारत सरकार और एक और कोई राज्य, या दूसरी ओर एक से अधिक राज्यों अथवा दो से दो अधिक राज्यों के बीच में बिल्कुल हो सकता है। भारत के खिलाफ में कोई राज्य हो, राज्य एक से अधिक हो, तो सबके मामले में होगा, सभी के मामले में। अपीलीय क्षेत्राधिकार तब विस्तारित होता है जब संघ या राज्य कुछ विवाद में एक पक्ष में होते हैं और अन्य राज्य दूसरे पक्ष में होता है। नहीं, अपीलीय क्षेत्राधिकार ये गलत बात है, वो तो मूल क्षेत्राधिकार होता है। मूल क्षेत्राधिकार में होता है राज्य और जो आपका राज्य या भारत खिलाफ में हो। संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई। जी हाँ, 142 में वो कोई भी आदेश जारी कर सकता है और 129 में उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है। ठीक है। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता सर्वोच्च न्यायालय में शुरू नहीं की जा सकती है, या बिल्कुल की जा सकती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मामले और क्या आपका हाईकोर्ट में शुरू होंगे। तो पूछेंगे कौन सा कथन जो है वो सही है। नहीं, इसने बोला अभी तक, स्टेटमेंट ये है, अभी तक, इस शब्द को नहीं देखा हमने। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता सर्वोच्च न्यायालय में शुरू नहीं की जा सकती। हाँ जी, तो क्या बोलेंगे, उस मामले के लिए अभी हमने बात नहीं की है, इस मामले की कोई बात ही नहीं है अभी। तो क्या होगा, पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ए सही है, ए और सी सही है। तो हमारी नज़र में कौन सही हो जाएंगे, ए और सी एकदम से सही हो जाएंगे। बताओ जी, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से संबंधित है। 124 में सारे न्यायाधीशों की नियुक्ति हो, चाहे उनको हटाने की प्रक्रिया हो, हटाने की प्रक्रिया हो। ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में उल्लेखित किया गया है। 129 में अभिलेख न्यायालय के रूप में उल्लेखित किया गया, 129 में बोलेंगे भाई फटाफट से। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बताओ जी। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, SC HCS में पूछा गया, हिमाचल प्रदेश सर्विसेज कमीशन का है। न्यायालय में कोई सत्र या सेशन चालू रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति अपर्याप्त हो तो हाँ, अगर भाई संख्या नहीं है, कोरम यही तो बताया मैंने, 1+33 नहीं है, तो तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं, एकदम से ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना जरूरी है, एकदम से ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति अनिवार्य नहीं है, गलत बात है, बिल्कुल अनिवार्य है। मैंने क्या कहा, उसका तो साथी आपका एक प्रायर 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 कंसेंट चाहिए उसका। सर्वोच्च न्यायालय की बैठक करते समय सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सभी शक्तियां, हाँ जब न्यायाधीश हो गए तो सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। ABD ठीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ABD, यही पूछा ना कौन सा सही है, हाँ ABD सही हो जाएगा। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस तरह के जब अच्छे क्वेश्चन आए तो आपके अंदर वो वाइब्स आनी चाहिए कि हाँ कुछ दम है, हम कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि भारत सर्वोच्च न्यायालय का गठन क्या हुआ, 20% ले लिए सर्वोच्च न्यायालय के, आओ सर्वोच्च न्यायालय के सारे क्वेश्चन एक क्लास में कवर, और 10-20 क्वेश्चन तुमने करे और व्यू मिलियंस में, क्योंकि असफल बच्चे मिलियंस में हैं, सफल बच्चे कुछ ही होते हैं, सफल बच्चे होते हैं 1%। तो समझ जाओ इस बात को, आगे आएंगे। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, क्या होंगे। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त, यानी कि जो आपका आर्टिकल 128 बताया मैंने, बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है, एकदम से ठीक है। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है, नहीं भैया, न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसको है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा ना, क्योंकि संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको है, ओनली सुप्रीम कोर्ट को। तो कौन सा सही है, एक सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र का विस्तार का उल्लेख है, किस में बताया गया अधिकार क्षेत्र का विस्तार, 138 में अधिकार क्षेत्र का विस्तार बताया गया, मूल क्षेत्राधिकार का। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल के आधार पर हटाया जा सकता है, के आधार पर, संविधान का अनादर करे तो नहीं भैया। हत्या के आरोप में, ज्ञान की कमी, सिद्ध दुर्व्यवहार, अक्षमता, ज्ञान की कमी होती जज थोड़ी ना बनता। सर्वोच्च न्यायालय के किसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को किसमें शामिल किया जाता है, केंद्र और राज्यों के बीच में कोई विवाद है तो मूल क्षेत्राधिकार में, किसमें, मूल क्षेत्राधिकार में हो। सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, कौन शामिल है बताओ। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, बिल्कुल शामिल होगा, ठीक है, एकदम शामिल होगा। संसद किसी भी सदन या राज्य के विधानमंडल, चुनाव का कोई मतलब नहीं इसमें। भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश, नहीं भैया, राज्य की बात मैंने बताई थी, दो या अधिक राज्यों के बीच में हो सकता है, राज्य हो सकता है, राज्य वर्सेज राज्य में, इधर 2 राज्य हो सकते हैं, उधर राज्य हो सकते हैं 2, तो क्या बोलेंगे, 1 और 4 हो जाएंगे, 1 और 4 हो जाएंगे।
सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार के